आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में कोश प्रवाह विश्लेषण का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें कोश प्रवाह विवरण बनाना वो उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कोश प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत जो विवरण बनाए जाते हैं उसमें दो तरह के विवरण बनाए जाते हैं। एक कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची और दूसरा कोशों के स्रोतों तथा उपयोगों का विवरण। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची मैंने अपने पिछले व्याख्यान में आपको उसको बनाना बताया था। आज हम कोशों के स्रोतों तथा उपयोगों के विवरण के बारे में जानेंगे। कोश प्रवाह विवरण का उद्देश्य कार्यशील पूंजी की तालिका द्वारा प्रदर्शित शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करना है। यह विवरण चिट्ठे की स्थायी संपत्तियों, स्थायी दायित्वों तथा पूंजी कोष में हुए परिवर्तनों के आधार पर बनाया जाता है। क्योंकि संपत्तियों एवं चालू दायित्वों में परिवर्तनों का विश्लेषण कार्यशील पूंजी की तालिका में ही हो जाता है, फिर भी यदि कोई अतिरिक्त सूचना दी गई हो तो उस पर भी विचार किया जाता है। इस विवरण के दो भाग होते हैं, कोशों का साधन तथा कोशों का उपयोग, सोर्सेज ऑफ फंड तथा यूजेज ऑफ फंड। इन दोनों भागों का अंतर शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यदि कोशों के साधन कोशों के उपयोगों से अधिक हैं तो अंतर शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि तथा कोशों के उपयोगों के अधिक होने पर शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी कहलाती है। कोश प्रवाह द्वारा प्रदर्शित शुद्ध वृद्धि या कमी की राशि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका द्वारा प्रदर्शित राशि के बराबर होनी चाहिए। कोश प्रवाह विवरण जो हम बनाते हैं उसमें ये जैसे मैंने नीचे बताया गया है, ये इसका प्रारूप है और इस प्रारूप में दो कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें एक में सोर्सेस ऑफ फंड या कोशों के स्रोत और दूसरे में यूजेस ऑफ फंड यानी कोशों के उपयोगों को दर्शाया जाता है। इसकी जो मदें हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है इसमें सोर्सेज ऑफ फंड में परिचालन से लाभ या फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें अगर प्रॉफिट होता है, किसी भी ऑपरेशन से अगर प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री सोर्सेज ऑफ फंड में की जाएगी। दूसरा है इसमें इशू ऑफ शेयर जारी किए जाते हैं तो उपक्रम में कोश आते हैं तो उन्हें भी सोर्सेस ऑफ फंड में ही लिखा जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर इशू किए जाते हैं तब भी उपक्रम में कोश आते हैं। राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अगर कोई उपक्रम लेता है तब भी फंड्स आते हैं तो ये भी सोर्सेज ऑफ फंड कहलाएगा। सेल्स ऑफ फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट या फिक्स असेट को अगर बेचा जाता है तो वो भी कोशों का स्रोत माना जाएगा, जिसमें कोश आएंगे और संपत्तियां या इन्वेस्टमेंट उनमें कमी होगी। इसके अलावा कोई भी नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट है, किसी भी तरह की नॉन ट्रेडिंग प्राप्तियां अगर हैं तो उन्हें भी सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर माना जाएगा। और डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल अगर कोई है, हमने जो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाया था पहले, उस स्टेटमेंट में अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीजिंग है तो उसे सोर्सेस ऑफ फंड मानकर उसकी एंट्री यहाँ सोर्सेस ऑफ फंड में की जाएगी। तो इस प्रकार से ये किसी भी उपक्रम में जो हम कोश प्रवाह विवरण बनाते हैं उसमें सोर्सेज ऑफ फंड इस प्रकार से देखे जाते हैं। इसी प्रकार से यूजेस ऑफ फंड का है जो कोशों के उपयोगों को दर्शाएगा। इसमें लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, अगर किसी भी ऑपरेशन से लॉस संस्था को होता है या उपक्रम को होता है तो वो यूजेस ऑफ फंड में दर्शाया जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अगर रिडेम्पशन करते हैं तो उस रिडेम्पशन को भी यूजेस ऑफ फंड में दर्शाया जाएगा। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का अगर बाई बैक होता है वह भी फंड्स का यूज़ माना जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगर होते हैं तो वो भी फंड्स का यूज़ माना जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, किसी भी लॉन्ग टर्म लोन का अगर रीपेमेंट किया जाता है तब भी उपक्रम में से कोश जाते हैं और उसे यूजेज ऑफ फंड माना जाता है। परचेज ऑफ फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट अगर ये होता है तो भी ये यूजेज ऑफ फंड होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स
डिविडेंड और पेमेंट को अगर नॉन करंट माना है तो उसकी एंट्री भी, उसके पेमेंट को भी यूजेस ऑफ फंड्स में एंटर किया जाएगा। अगर इसे करंट माना जाता है, डिविडेंड और टैक्स को अगर करंट लायबिलिटी मान लिया जाता है तो इसकी एंट्री हम वर्किंग कैपिटल शेड्यूल में करते हैं। लेकिन यदि इसे नॉन करंट मानते हैं तो इसके पेमेंट को हम यूजेस ऑफ फंड्स के अंदर उसकी एंट्री की जाती है। और उसके बाद इंक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल, अगर कोई है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट से अगर वर्किंग कैपिटल में वृद्धि हुई है तो उस वृद्धि को यूजेस ऑफ फंड्स के अंदर दर्शाया जाएगा। तो ये कुछ मदें हैं जिन मदों से उपक्रम में कोष आते हैं या उपक्रम में से कोष जाते हैं। तो हम किसी भी प्रॉब्लम्स में जो हमें बैलेंस शीट दी गई होगी उसमें पहले वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष की पहले वर्ष की अवधि से दूसरे वर्ष की अवधि की तुलना करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से फंड्स उपक्रम में आ रहे हैं या उपक्रम में से फंड्स जा रहे हैं। अब हम इसके जो हमने कोष प्रवाह विवरण की जो मदें हैं उनके हेड्स को देखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हेड जो है जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी वो है व्यवसाय संचालन से लाभ या हानि। किसी भी परिचालन से उपक्रम को लाभ होता है या हानि होती है उसे सबसे पहले ज्ञात किया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो हमने सबसे पहली मद देखी है, पिछली टेबल में जो हमने सबसे पहली मद देखी थी वो था फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें प्रॉफिट उसको सोर्सेस ऑफ फंड माना जाता है और लॉस उसको यूजेस ऑफ फंड माना जाता है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे कि ऑपरेशन से, किसी भी ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसे ज्ञात करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो व्यवसाय संचालन का शुद्ध लाभ कोष का स्रोत तथा शुद्ध हानि कोषों का उपयोग है, ये हम पहले देख चुके हैं। कुल विक्रय आगम में से माल की लागत तथा अन्य सभी व्यय घटाने के पश्चात शेष लाभ व्यवसाय संचालन का शुद्ध लाभ अथवा हानि होती है। परंतु लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि कोष प्रवाह विवरण के लिए व्यवसाय संचालन का लाभ अथवा हानि नहीं मानी जाती, क्योंकि लाभ हानि खाते में ऐसी बहुत सी मदें सम्मिलित की जाती हैं जिनका कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ में उचित समायोजन करके व्यवसाय संचालन में शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। और इसके लिए निम्न समायोजन किए जाते हैं जो इस नीचे वाली टेबल के अंदर बताए गए हैं। मतलब कार्यशील शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया हुआ होता है या लॉस दिया हुआ होता है उसको एज इट इज़ नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी मदें जो हैं वो सम्मिलित की जाती हैं जिनका कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसके अंतर्गत हमें लाभ हानि खाते में समायोजन करना पड़ता है, जिसका समायोजन निम्न टेबल है उसके अंदर बताया गया है और उसके अनुसार ये समायोजन को किया जाता है। जैसे शुद्ध लाभ जो होगा उसमें कुछ मदों को तो उसमें जोड़ा जाएगा और कुछ मदों को उसमें से घटाया जाएगा। इसके लिए हम एक अकाउंट भी बनाते हैं जिसे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से खोला जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया गया है, अगर कोई बैलेंस शीट ऐसी है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया गया है, तो जनरल रिज़र्व से भी उस अकाउंट को खोला जा सकता है या रिज़र्व एंड सरप्लस से भी उस अकाउंट को खोला जा सकता है। उसके अंदर शुद्ध लाभ में जो मदें जोड़ी जाती हैं उसमें है डेप्रिसिएशन, स्थायी संपत्तियों अथवा विनियोगों के विक्रय से हानि, अंश अथवा ऋण पत्रों के निर्गमन पर मट्टा, अभिगोपन कमीशन, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम, प्रीलिमरी एक्सपेंसेस, मतलब प्रीलिमरी एक्सपेंसेस अगर मूल्यों में कमी हुई है तो, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क,
उनको राइट ऑफ किया गया है। करों के लिए आयोजन, यदि उन्हें गैर चालू माना जाता है तो इसकी एंट्री इसमें की जाएगी। चालू माना जाता है तो इसमें इसकी एंट्री नहीं होगी, तब इसकी एंट्री हम वर्किंग कैपिटल शेड्यूल में करेंगे। प्रपोज डिविडेंड, संचय, सामान्य संचय, संचय कोषों में हस्तांतरण, डूबत ऋण के लिए आयोजन अगर कोई किया गया है तो इन सबको शुद्ध लाभ में से जोड़ा जाता है। और शुद्ध लाभ में से घटाई जाने वाली मदों में है स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ, प्राप्त या प्राप्त लाभांश, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, कर की वापसी, स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, ख्याति अथवा पेटेंट के गुडविल अथवा पेटेंट के मूल्यों में वृद्धि, आधिक्य व संचयों के पुनः लाभ हानि खातों में हस्तांतरण। इस प्रकार से शुद्ध लाभ में कुछ मदों को जोड़कर और कुछ मदों को घटाकर हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन की गणना कर सकते हैं। और इसकी जिस प्रकार से इस स्टेटमेंट से प्राप्ति होती है कि उसी के अनुसार प्रॉफिट को सोर्सेस ऑफ फंड मान के फंड फ्लो स्टेटमेंट में उसकी एंट्री की जाती है और लॉस को यूजेस ऑफ फंड मान के फंड फ्लो स्टेटमेंट में उसकी एंट्री की जाती है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी इसके एडजस्टमेंट मैं अगले व्याख्यान में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।